और हरे भरे खेतों के बीच बसे सुजानपुर गांव में, जहां एक विशाल और पुराना तालाब था, ठीक उसके किनारे शिवलाल नाम का एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। शिवलाल की पूरी जिंदगी खेतों और खलिहानों के नाम थी। उम्र की ढलान पर भले ही शरीर थक गया था, लेकिन उनका मन आज भी गांव की मिट्टी और परिवार के गहरे प्यार में डूबा रहता था। शिवलाल के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा राजवीर, मंझला धर्मवीर और सबसे छोटा बेटा विजय था। इन तीनों की पत्नियां, बड़ी बहू का नाम कुसुम, मंझली बहू पूजा थी और सबसे छोटी बहू सुनीता इस भरे पूरे घर की असली रौनक थी। कहने को तो वे देवरानी जेठानी थीं, पर उनका साथ उन्हें सगी बहनों जैसा बनाता था। सुबह के ठीक 4:30 थे। बाहर घना कोहरा छाया था और तालाब का पानी किनारों से टकराकर एक हल्की ठंडी फुसफुसाहट पैदा कर रहा था। घर के पिछवाड़े बंधे बैलों के रंभाने की आवाज आई और घर की सबसे बड़ी बहू कुसुम की नींद टूट गई। उसने रजाई हटाई और ठंड से सिकुड़ते हुए उठी। फिर लालटेन की बत्ती तेज करके रसोई की तरफ चल दी और तभी दिन की पहली शुरुआत हो चुकी थी। हे भगवान, आज तो ठंड हड्डियों में घुस रही है। ये बैल भी ना कैसे चिल्ला रहा है। इसे भी इसी वक्त भूख लगती है। कुसुम ने चूल्हे के पास जाकर कंडे सुलगाए। धुएं का एक गुबार उठा। तभी आंगन के दूसरे कोने से पायल की छन छन सुनाई दी। पूजा सिर पर पल्ला रखे हाथ में बाल्टी लिए आ रही थी और आकर कुसुम से बोली, राम राम जी, बड़ी जल्दी उठ गई आज, क्या बात है? आज कुछ ज्यादा काम है क्या? हमको भी बता देती तो हम भी उठ जाते आपके साथ। राम राम, जल्दी नहीं उठूंगी तो क्या तुम्हारी तरह ठकुराइन बनकर सोऊंगी? देख, चूल्हा गीला है, जल ही नहीं रहा। तू जरा फूंकनी से फूंक मार दे, मेरी तो सांस फूल गई। लाओ, मैं जला देती हूँ। वैसे जीजी, कल रात तुमने देखा? धर्मवीर जी और राजवीर भैया छत पर बड़ी देर तक खुसुर पुसुर कर रहे थे। हाँ पूजा, मर्दों की बातें मर्द जाने, हमें क्या, हमें तो बस समय पर रोटी देना है। और वैसे वो अपनी पढ़ी लिखी मेम साहब उठी कि नहीं? कहाँ है अभी? सुनीता, अरे वो तो रात भर दिया जलाकर कुछ पढ़ रही थी। अभी गहरी नींद में होगी, जगाऊं क्या जाकर उसे? पूजा, रहने दे। बेचारी कल दिन भर धूप में पापड़ सुखा रही थी, थक गई होगी। तू जा, तबेले में सानी पानी देख ले, बापूजी उठने ही वाले होंगे। तभी सामने से सुनीता आई। उसकी आंखें नींद से भरी थीं, पर चेहरे पर मुस्कान थी। सुन लिया मैंने, तुम सब क्या क्या बातें कर रही थी मेरे बारे में। तुम दोनों को मेरी नींद से बड़ी दिक्कत है ना? ये सुन कुसुम और पूजा चौंक पड़ी और बोली, लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आजा, चूल्हे के पास बैठ जा, हाथ सेक ले, थोड़ी तुझे भी ठंड से राहत मिलेगी। दीदी, आज चाय में अदरक ज्यादा डालना। और सुनो, मैंने कल किताब में पढ़ा कि अगर हम तालाब के किनारे वाले हिस्से में थोड़ी मिट्टी डलवा दें तो वहाँ अच्छी सब्जी उग सकती है। लो, शुरू हो गया इनका ज्ञान। अरे सुनीता, हम किसान हैं, कोई वैज्ञानिक नहीं। सब्जी उगाने के लिए पानी और खाद चाहिए। तुम्हारा किताबों वाला ज्ञान नहीं। यही तो तुम नहीं समझती पूजा दीदी। खेती अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं, दिमाग का काम भी है। और बापूजी भी मेरी ये बात नहीं मानते। सुबह के 6 बज चुके थे। शिवलाल अपनी चारपाई से उठा और घर से बाहर निकला तो देखा गांव के लोग अपने अपने कामों में जुटे थे। कोई बैलगाड़ी से अपने खेतों की तरफ जा रहा था
तो कोई सब्जी लेकर मंडी की ओर जा रहा था। तभी शिवलाल अपनी बहुओं को आवाज लगाने लगा। बहुओं, सवेरा हो गया है और बातों की आवाज अभी भी गूंज रही है। चाय बनी या नहीं? और बड़े बेटे राजवीर को आवाज लगाओ, आज ट्रैक्टर की मरम्मती करवानी है। तीनों बहुएं तितर बितर हो गईं, जैसे स्कूल की घंटी बज गई हो। कुछ समय बीता, अब 7 बज चुके थे। घर के बाहर नीम का चबूतरा था। शिवलाल हुक्का पी रहे हैं। तीनों बेटे पास ही बैठे हैं। बापू, इस बार खाद की बोरी महंगी मिली है। सरकारी समिति वाले कह रहे थे कि इस बार माल कम आया है, तो इसीलिए बोरी महंगी मिली है। बेटा, ये सब जमाखोरों की चाल है। खैर, हमें तो खेती करनी है। और विजय बेटा, तू शहर कब जा रहा है नौकरी की अर्जी देने? बापू, मैं सोच रहा था कि शहर जाने की बजाय गांव में ही कुछ करूं। नौकरी में वो आजादी कहां जो अपनी मिट्टी में है। यह सुनकर धर्मवीर विजय से बोला। अरे मिट्टी में आजादी? विजय, तू अभी नया खून है, तुझे मिट्टी की खुशबू अच्छी लगती है। जरा पूछ मुझसे और भैया से, दिन भर मिट्टी में सनो और हाथ में क्या आता है? सिर्फ फूटी कोड़ी। धर्मवीर, सुबह सुबह शुरू मत हो। भगवान का दिया सब कुछ है। रोटी मिल रही है, छत है, और क्या चाहिए हमें? सिर्फ रोटी और छत ही जिंदगी है क्या भैया? दुनिया कहां पहुंच गई? लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, पक्के बंगले बना रहे हैं, और हम उसी पुराने तालाब के किनारे बैठे हैं, मेंढकों की टर्र टर्र सुनने के लिए। तभी धूल उड़ाती एक जीप आई और शिवलाल के दरवाजे पर रुकी। श्यामलाल गांव का मुखिया था। वह जीप से उतरा। उसने कुर्ता पायजामा पहन रखा था और गले में सोने की चेन थी। उसके साथ गांव के सरपंच प्रकाश सिंह भी थे, जो थोड़े शांत स्वभाव के थे। वाह, क्या बात है! शिवलाल काका का दरबार लगा है। राम राम सबको। अरे शिवलाल, आज तो लगता है कुछ जरूरी बातें हो रही हैं। राम राम मुखिया जी, आज कैसे रास्ता भूल गए? वैसे आप आते हो तो लगता है कोई नई खबर लेकर आए हो। बताइए, क्या चल रहा है गांव में? रास्ता नहीं भूला काका, किस्मत चमकाने आया हूँ। सरपंच जी, आप ही बताइए इन्हें। शिवलाल जी, पंचायत ने फैसला किया है कि ब्लॉक स्तर का गोदाम हमारे गांव में बनेगा और सर्वे में आपकी तालाब वाली जमीन सबसे सही पाई गई है। सरपंच जी, मैंने 10 बार कह दिया, वह जमीन मेरे घर का हिस्सा है। वहाँ मेरी बहुएं बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। अगर वहाँ गोदाम बन गया तो बाहरी लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। मेरी घर की शांति भंग हो जाएगी। अरे काका, शांति से पेट नहीं भरता। सरकार इस जमीन के बदले इतना पैसा दे रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों धर्मवीर, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? धर्मवीर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में लालच की चमक थी और फिर उसने मुखिया से पूछा, पर मुखिया जी, कितना पैसा मिल जाएगा? कुछ तो बता दीजिए मुखिया जी। इतना कि तुम शहर के बीचों बीच सबसे भीड़ वाले बाजार में एक नहीं 2-2 दुकानें खरीद सको। बड़ी कांच वाली दुकानें जिनमें पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, और चाहो तो एसी भी लगवा लेना। गद्दी पर बैठोगे तो लोग राम राम करके सामान खरीदेंगे। न धूप की चिंता, न धूल की, न कीचड़ में फंसकर खेतों तक भागने का झंझट। मुखिया की बात सुनकर धर्मवीर चुप हो गया। फिर पास बैठे राजवीर ने मुखिया की तरफ देखा और कहा, मुखिया जी, आप जा सकते हैं। हमारे घर के फैसले हम खुद लेंगे। बापू ने अगर मना कर दिया तो कर दिया। ठीक है राजवीर, पर याद रखना, वक्त और लक्ष्मी बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते। और धर्मवीर, कभी फुर्सत में आना, चौपाल पर चाय पानी पिएंगे।
श्यामलाल चला गया, लेकिन वह धर्मवीर के मन में एक चिंगारी छोड़ गया था। कुछ समय बाद दोपहर हुई। रसोई घर में तीनों बहुएं खाना बना रही हैं। तभी पूजा बोलती है, तुमने देखा दीदी, वो श्यामलाल कैसे धर्मवीर जी को देख रहा था, जैसे बकरे को हलाल करने से पहले कसाई देखता है। पूजा, तू चिंता मत कर। बापूजी और राजवीर है ना, वो धर्मवीर को बहकने नहीं देंगे। नहीं दीदी, बात इतनी सीधी नहीं है। मैंने कल मंझले भैया को फोन पर किसी से बात करते सुना था। वो शहर में किसी जमीन का भाव पूछ रहे थे। अरे, यही तो मेरा डर है। कल रात वो कह रहे थे, पूजा तैयार हो जा, हम जल्द ही इस नरक से निकलेंगे। उन्होंने हमारे इस प्यारे घर को नरक कहा दीदी। अरे सुन पूजा, रोने से कुछ नहीं होगा। धर्मवीर दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा कच्चा है। उसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। हमें उसे रोकना होगा। पर दीदी, रोकेंगे कैसे? अगर हमने कुछ कहा तो कहेंगे औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। पर बोलना तो पड़ेगा। जब घर में आग लगती है तो ये नहीं देखा जाता कि पानी कौन डाल रहा है, मर्द या औरत। तभी बाहर से धर्मवीर की चिल्लाने की आवाज आई। सब खामोशी से खाना खा रहे थे, दाल और रोटी। अचानक धर्मवीर ने खाना खाना बंद कर दिया और कहने लगा, अरे अम्मा, अब मुझसे नहीं खाना खाया जाएगा। क्या हुआ बेटा, खाना ठीक नहीं लग रहा क्या? नमक कम है या फिर किसी और बात ने मन खराब किया? नमक नहीं अम्मा, इज्जत कम है। इस घर में मेरी हैसियत एक बैल जैसी है। बस जोतते रहो और शाम को सूखा भूसा खा लो। जुबान संभाल कर बात कर धर्मवीर, ये कैसा तरीका है बात करने का? धर्मवीर उठ खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, तरीका भाड़ में गया बापू, मुझे फैसला चाहिए। आज श्यामलाल ने जो कहा वो सही है। वो जमीन बंजर पड़ी है, उसे बेचकर मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मुझे शहर जाना है। भैया, आप समझ नहीं रहे। आप श्यामलाल के जाल में फंस रहे हैं। वो आदमी मीठी मीठी बातों में उलझाकर आधा गांव हड़प चुका है। तू चुप कर, तू तो बापू का लाडला है। तुझे क्या पता तकलीफ। राजवीर भैया के हाथ में तिजोरी की चाबी है, तेरे हाथ में किताब, मेरे हाथ में क्या, सिर्फ छाले। पूजा दौड़कर धर्मवीर के पास आई और धर्मवीर से बोली, जी शांत हो जाइए, बैठिए और पानी पीजिए। हट जा पूजा, तू भी इनकी तरफ है। अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो चल, वरना तू भी यहीं रह, इसी गोबर के ढेर में। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी रोने लगी। शिवलाल का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। अगर तुझे जाना है धर्मवीर तो जा, लेकिन जमीन नहीं बिकेगी। वो मेरे पुरखों की अमानत है। मैं जीते जी उस पर कोई गोदाम नहीं बनने दूंगा। ठीक है, तो फिर पंचायत बुलाओ कल सुबह ही। अगर जमीन नहीं बेचोगे तो घर के 3 हिस्से करो। इस आंगन के बीच दीवार खींचेगी। यह कहकर धर्मवीर अपने कमरे में चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ समय बाद रात हुई। तीनों बहुएं तालाब के किनारे बैठी थीं। तालाब का पानी शांत था, पर मन अशांत था। दीदी, अब क्या होगा? अगर आंगन बट गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। चुप कर पूजा, कोई दीवार नहीं खींचेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ, इस आंगन को कोई नहीं बांट सकता। दीदी, जज्बात से काम नहीं चलेगा। मंझले भैया को पैसा चाहिए। उन्हें लगता है कि खेती में पैसा नहीं है। हमें उन्हें गलत साबित करना होगा। पर सुनीता, वो हम कैसे करेंगे? मैंने कृषि विभाग की वेबसाइट पर देखा है। हमारे तालाब की मिट्टी और पानी मखाना की खेती के लिए सोना है।
और अगर हम साथ में मछली पालन भी करें तो हम 6 महीने में इतना कमा सकते हैं जितना भैया की वो सपनों वाली दुकान 2 साल में नहीं कमाएगी। पर हम करेंगे कैसे? लोग क्या कहेंगे? और वो मुखिया श्यामलाल, वो तो तमाशा बना देगा। श्यामलाल की ऐसी की तैसी। पूजा, आंसू पोंछ ले। अब हमें भी खेतों में काम करना होगा। कल सुबह होने दो, हम बापूजी से बात करेंगे। फिर अगली सुबह पंचायत बैठने वाली थी कि तीनों बहुएं बीच में आ गईं। बापूजी, रुकिए, पंचायत की जरूरत नहीं है। भाभी, आप हट जाइए, ये मर्दों का मामला है। नहीं भैया, ये घर का मामला है और घर हम औरतें बनाती हैं। आपको पैसा चाहिए ना? हमें 6 महीने का समय दीजिए। हम इसी बंजर जमीन और तालाब से आपको आपकी दुकान के पैसे कमा कर देंगी। मुखिया श्यामलाल, जो पास खड़ा सुन रहा था, वो जोर से हंसा और बोला, लो भाई, अब घूंघट वाली बहुएं खेती करेंगी। अरे धर्मवीर, मान जा, जमीन बेच दे। क्यों इन बेचारियों को धूप में काला करवा रहा है? श्यामलाल, तुम चुप रहो, तुम बीच में न बोलो। मेरी बहुएं अगर ठान ले तो पत्थर से पानी निकाल सकती हैं। धर्मवीर, बोल, मंजूर है चुनौती? धर्मवीर अपनी माँ की आंखों में देख नहीं सका। उसे अपनी माँ के सामने झुकना पड़ा। ठीक है, 6 महीने, पर मैं एक पैसे की मदद नहीं करूंगा और न ही खेत में काम करूंगा। देखूं तो सही, तुम लोग क्या करती हो और कैसे 6 महीने के अंदर इतना पैसा कमाती हो। अगले दिन से तालाब किनारे वाला घर बदल गया। कुसुम ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाली। वह सुबह 3 बजे उठती, सबका खाना बनाती, कपड़े धोती और फिर दोपहर में खेत पर पहुंच जाती। पूजा ने सबसे कठिन काम चुना, तालाब की सफाई। वह घंटों कमर तक पानी में रहती, झोंक उसके पैरों में चिपक जाती। वह उन्हें नमक लगाकर हटाती और फिर काम में लग जाती। सुनीता ने दिमाग का मोर्चा संभाला। वह शहर गई, अच्छी किस्म के बीज लाई, मछली के बच्चे लाई। उसने इंटरनेट से सीखा कि मखाने की फसल को कीड़ों से कैसे बचाना है। गांव के लोग जब उस कच्चे रास्ते से गुजरते तो खुलेआम हंसी मजाक के नाम पर फप्तियां कसना उनकी पुरानी आदत थी। राजू, गांव का वही पुराना मस्खरा, दूर से ही आवाज लगाता हुआ बोला, अरे राजवीर, सुना है तेरी लुगाई अब पैंट पहनकर ट्रैक्टर चलाएगी, क्या बात है? राजवीर चुपचाप सुनता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा था। धीरे धीरे राजवीर और विजय ने भी पत्नियों का साथ देना शुरू कर दिया। वे रात को चोरी छिपे खाद लाते, तालाब की मेढ़ ठीक करते। सिर्फ धर्मवीर दूर रहता। वह चौपाल पर श्यामलाल के साथ बैठता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा तालाब की तरफ रहती। वह देखता कि कैसे पूजा भारी बोरा उठाने की कोशिश कर रही है। उसका दिल पसीजता, पर अहंकार सामने आ जाता। एक दोपहर कड़ी धूप थी। पूजा चक्कर खाकर गिर पड़ी। धर्मवीर, जो दूर खड़ा होकर देख रहा था, फिर बे दौड़कर आया। उसने पूजा को गोद में उठाकर छाया में ले गया और उसके ऊपर पानी छिड़कते हुए बोला, अरे पूजा, पागल हो गई हो क्या? मरना है तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पूजा धीरे धीरे कुछ देर बाद होश में आई और धर्मवीर से बोली, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। मुझे काम करना है, वरना शर्त हार जाएंगे। धर्मवीर ने उसे पानी पिलाया और चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन के बाद से धर्मवीर चौपाल पर कम और घर के आसपास ज्यादा दिखने लगा।
5 महीने बीत चुके थे। तालाब में मखाने के बड़े बड़े पत्ते तैर रहे थे। फसल शानदार थी और श्यामलाल फसल को देखकर घबरा गया था। अगर ये औरतें जीत गईं, तो उसका गोदाम का सपना और कमीशन सब मिट्टी में मिल जाएगा। अमावस की रात थी, हवाएं तेज चल रही थीं। श्यामलाल अपने गुंडों से बोला, सुनो, आज रात काम तमाम कर दो। तालाब का निकासी वाला नाला तोड़ दो, सारा पानी बह जाएगा तो मखाना और मछली सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे शाम हुई। रात के 2 बजे श्यामलाल के गुंडे तालाब की ओर बढ़े। इधर घर में सुनीता भी जाग रही थी। उसे कुछ खटका हुआ। उसने खिड़की से देखा, तालाब की तरफ कुछ परछाइयां हिल रही थीं। उसने तुरंत कुसुम और पूजा को जगाया। दीदी, तालाब पर कोई है? मैंने खिड़की से लोगों की परछाइयां देखी हैं। जल्दी उठो। तीनों ने बिना किसी को जगाए घर के कोने में रखी लाठियां उठाईं। वे दबे पांव तालाब की तरफ बढ़ी। वहां 3 आदमी फावड़े से तालाब की मेड़ काट रहे थे। कौन है वहाँ? खबरदार, अगर कुछ भी करने की कोशिश की। गुंडे हड़बड़ा गए। एक ने तुरंत जेब से चाकू निकाला और बोला, अरे देखो तो सही, शिवलाल के घर की देवियां लाठी लेकर आई हैं। तुम लोग अंदर जाओ, ये रात मर्दों के काम की है। तुम जाकर अपना चूल्हा चौका संभालो। तुम किसके आदमी हो? क्या श्यामलाल ने भेजा है ना? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? हमारे बच्चों का पेट काट रहे हो। हमारा नाम जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, शिवलाल की बहू। और ये पानी वाणी का हिसाब तुम रसोई में करना। यहाँ खड़ी होकर अपनी जान खतरे में मत डालो। इससे पहले कि वह कुछ करता, उससे पहले पूजा ने पीछे से आकर लाठी उसके सर में मार दी। वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। मार डालूंगी अगर मेरे मखाने को हाथ लगाया तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें डराने की? आज हम घूंघट वाली औरतें नहीं हैं, हम दुर्गा हैं। भागो यहाँ से, वरना ये लाठियां तुम्हें सीधा अस्पताल पहुंचाएंगी। शोर सुनकर घर से शिवलाल, राजवीर, धर्मवीर और विजय टॉर्च लेकर दौड़ पड़े। धर्मवीर सबसे आगे था। उसने देखा कि एक गुंडा पूजा की तरफ बढ़ रहा है। धर्मवीर ने आव देखा, न ताव दौड़कर उस गुंडे को एक जोरदार लात मारी। गुंडा पानी में जा गिरा। सुनो गुंडो, अब मेरी बीवी को हाथ लगाने की सोचना भी मत। अब हम सब आ चुके हैं। कुछ समय बाद गांव वाले भी जाग गए थे। गांव वालों को देखकर गुंडे भाग खड़े हुए। उस रात धर्मवीर ने पूजा के हाथ से लाठी ली और उसे देखा। पूजा हाँफ रही थी, कपड़े मिट्टी से सन चुके थे। तू पागल है क्या पूजा? तुझे इतना भी होश नहीं रहा? तूने अपनी जान दांव पर लगा दी। अगर तुझे जरा भी चोट लग जाती, अगर वह गुंडा तुम्हें कुछ कर देता तो क्या होता? यह क्या किया तूने? तो क्या मुझे कुछ हो जाता तो क्या? हमारा तो सपना टूट जाता ना। यह सिर्फ मखाना नहीं है जी, यह हमारी इज्जत है, हमारी एकता है। आपने पैसों की जरूरत बताई थी ना, मैंने बस वही बचाने की कोशिश की। अगर ये फसल बर्बाद हो जाती तो आप हमें छोड़कर चले जाते। धर्मवीर की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने पूजा के सामने हाथ जोड़ लिए। कुछ दिनों बाद फसल कटने का दिन आया। मखाने तैयार हुए, मछलियां निकाली गई, व्यापारी ट्रक लेकर आया। जब तोल मोल हुआ तो पता चला कि मुनाफा उम्मीद से 3 गुना ज्यादा है। शाम को आंगन में थैली नोटों की गड्डियों से भरी हुई थी। श्यामलाल और सरपंच भी वहां मौजूद थे, क्योंकि शिवलाल ने उन्हें बुलाया था। सुनीता नोटों की थैली उठाकर धर्मवीर के पास गई और बोली, लीजिए मंझले भैया, ये रहे आपकी दुकान के पैसे, और ये कुछ ज्यादा ही हैं। हमने शर्त पूरी कर दी,
अब आप अपना वादा निभाइए और हमें चैन से रहने दीजिए। जमीन मत बेचिए, बस आप खुशी से शहर जाइए और अपनी मर्जी की जिंदगी जीजिए। हम आपको नहीं रोकेंगे। पूरा परिवार सांस रोके खड़ा था। श्यामलाल उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था कि शायद धर्मवीर पैसे लेकर निकल जाए। धर्मवीर ने थैली हाथ में ली, उसका वजन महसूस किया, फिर उसने थैली को लक्ष्मी माँ के चरणों में रख दिया और बोला, नहीं अम्मा, ये पैसे मेरे नहीं हैं। ये तुम्हारी पूजा और भाभी की मेहनत के हैं। उनका लहू है इसमें। मुझे कोई दुकान नहीं चाहिए। मुझे अब समझ आ गया है कि मैं किस बेवकूफी के पीछे भाग रहा था और यह घर मेरे लिए कितना जरूरी है। धर्मवीर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप रखिए इन्हें, ये आपका हक है। हमने तो बस आपको समझाने के लिए ये सब किया था। हाँ देवर जी, यह पैसा आपकी तरक्की के लिए है। इसे लेकर अपना भविष्य संवारिए। नहीं भाभी, मेरा हक इन पैसों में नहीं, इस घर में है, इस मेहनत में है। मैं अब कभी शहर नहीं जाऊंगा। अरे धर्मवीर, क्या कर रहा है तू? पागल तो नहीं हो गया? इतनी बड़ी रकम, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तुझे पता है शहर में एक दुकान की कीमत क्या होती है? कल तू पछताएगा, मेरी बात मान ले। धर्मवीर श्यामलाल की ओर मुड़कर बोला, बस मुखिया जी, बहुत हो गया। मुझे दुकान मिल गई। यही तालाब, यही खेत मेरी दुकान है। मैं मूर्ख था जो सोने की खान छोड़कर पीतल के पीछे भाग रहा था। और रही बात शहर की, तो मेरी पूजा जहां रहेगी वही मेरा शहर है। धर्मवीर की बातें सुनकर शिवलाल बहुत खुश हुआ और उसने कहा, सुना मुखिया जी, इसे कहते हैं घर। ईंटों से नहीं, विश्वास से बनता है। अब आप जा सकते हैं। और हाँ, वो गोदाम कहीं और बनवा लीजिएगा। श्यामलाल और सरपंच सिर झुकाकर चले गए। सरपंच जाते जाते श्यामलाल से बोला, मैंने कहा था ना, शिवलाल का घर साधारण नहीं है। वहाँ औरतों की पूजा होती है और जहाँ शक्ति की पूजा हो वहाँ जीत निश्चित है। इधर 6 महीने बाद तालाब का नजारा बदल चुका था। अब वहाँ सिर्फ खेती नहीं होती थी, बल्कि एक छोटा सा बोर्ड लगा था, 3 बहनें कृषि फार्म। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और तालाब का पानी सुनहरी हो गया था। तीनों बहुएं तालाब के पक्के घाट पर बैठी थीं। पूजा, जानती हो आज बापूजी क्या कह रहे थे? नहीं बहन, बताइए, बापूजी आज क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अगले साल वो वसीयत लिखेंगे और उसमें खेत का आधा हिस्सा हम तीनों के नाम करेंगे। सच बहन, बापूजी मान गए। हाँ सुनीता, बापूजी को मानना ही था। आखिर हमने उनके बेटे को वापस जो लौटा दिया। तभी पीछे से धर्मवीर, राजवीर और विजय आए। उन्होंने चाय का गिलास हाथ में लिए बोला, अरे ओ महारानियों, बहुत बातें हो गईं। अब जरा ये चाय भी पी लो। आज मैंने अपने हाथों से बनाई है। हाँ हाँ, बड़ी मेहनत से बनाई है इसने। पूरा किचन हिला दिया था। अरे अरे भाई, मजाक मत करो। मैंने देखा था आपको। आपने तो 2-3 बार गैस बंद और चालू की थी, फिर भी दावा करते हो कि चाय बढ़िया है। आपने पक्का चीनी की जगह नमक डाला होगा, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि मैं चाय पी लूं। अरे पूजा, तो आप ही पीकर देखो। इसमें माफी और प्यार दोनों की मिठास है। हाँ हाँ, इसमें चीनी कम और भावनाएं ज्यादा होती हैं। अच्छा, पहले तुम तीनों लोग बताओ, चाय सच में पीने लायक है ना? बिल्कुल, शर्त लगा लो। एक घूंट लोगी भाभी तो आप भी बोलोगी। वाह धर्मवीर, आज तो कमाल कर दिया। और अगर नहीं बोली तो हम सब मिलकर इसे दोबारा चाय बनवाएंगे। हाँ, और अगली बार यह चीनी की जगह गलती से मिर्च भी डाल सकता है। ठीक है,
ठीक है, दे दो चाय। लेकिन अगर इसमें अजीब स्वाद हुआ तो सबसे पहले तुम तीनों लोग ही पियोगे। मंजूर है भाभी, बस एक घूंट ले लो, बाकी जादू चाय कर देगी। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी तालाब की लहरों के साथ दूर तक गूंज गई। अब गांव वाले उस घर को तालाब वाला घर नहीं कहते थे, अब उसे तालाब किनारे 3 बहनों का घर कहा जाता था। एक ऐसा घर जिसने साबित कर दिया कि अगर औरतें साथ खड़ी हो जाएं, तो वे किसी भी तूफान का रुख मोड़ सकती हैं। तालाब का पानी शांत था, जैसे कह रहा हो,